नमस्कार साथियों। आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन धुरिना के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो साथियों आप लोग? मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपका जो भी टारगेट है अपना टारगेट अभी क्या चल रहा है, गवर्नमेंट एग्जाम, और वो भी कहाँ, आरपीएससी में। इसलिए जो भी अपना टारगेट है उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप लोग पूर्ण प्रयास के साथ लगे हुए। तो इसी अच्छी मनोकामना के साथ आज अपन अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ साथ। लास्ट क्लास तक अपने डिस्कस कर लिया था किसके बारे में, एक उपभोक्ता के संतुलन के क्या क्या शर्तें हैं, गणनावाचक में क्या शर्त है, कर्मवाचक में क्या शर्त है, इन सारी चीजों को अपनी चर्चा में ले लिया था। आज से आज से अपन एक नए टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। नया टॉपिक देखिएगा अपना क्या रहने वाला है। आज अपन डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर। जो टॉपिक अपना रहने वाला है उस टॉपिक का नाम है विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार। तो विदेशी व्यापार की अवधारणा क्या है, किस चीज पर यह बेश करता है, क्यों देशों को अन्य देशों के साथ व्यापार करने पड़ते हैं, इन सारी चीजों को अपन आज की क्लास में समझेंगे। इसके अलावा हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान में भारत का विदेशी व्यापार मात्रात्मक स्थिति में क्या है, कितनी मात्रा में भारत किस देश के संदर्भ में व्यापार करता है, किस देश से कितना आयात करता है, किस देश से कितना निर्यात करता है, भारत की वैश्विक व्यापार में स्थिति क्या है। इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम खोजने का प्रयास करेंगे इस टॉपिक के संदर्भ में। साथियों, सबसे पहले विदेशी व्यापार के संदर्भ में अपन बात कर लेते हैं इसके अर्थ के बारे में। विदेशी व्यापार कहते किसे? जब एक देश अपनी देश की भौगोलिक सीमा से बाहर किसी अन्य देश के साथ आयात निर्यात करता है, क्रय विक्रय करता है, तो इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? विदेशी व्यापार कहते हैं। यानी विदेशी व्यापार का संबंध होगा दो या दो से अधिक देशों के बीच में होने वाले क्रय विक्रय को अपन क्या कहेंगे? विदेशी व्यापार। तो पहले इसका अर्थ अपन देख लेते हैं। सिंपल सा इसका अर्थ क्या है? दो या दो से अधिक देशों के मध्य, दो या दो से अधिक देशों के मध्य होने वाली वस्तु व सेवा के व्यापार का, वस्तु व सेवा के व्यापार को विदेशी व्यापार कहा जाता है। विदेशी व्यापार कहा जाता है। यानी दो या दो से अधिक देशों के बीच में होने वाले वस्तु और सेवाओं के व्यापार को विदेशी व्यापार कहा जाता है। सिंपली समझिएगा, विदेशी व्यापार का मतलब जैसे दो देश हैं, एक अपने भारत की बात कर ली, एक अमेरिका की बात कर ली। इन दोनों के बीच में क्रय विक्रय, क्रय विक्रय का मतलब क्या है? क्रय विक्रय का मतलब है भारत कुछ चीजों का क्या करेगा? इससे आयात करेगा। आयात यानी मंगवाएगा।
क्लियर है? कुछ चीजों का इसको क्या करेगा, निर्यात करेगा, यानी इसको क्या करेगा, भिजवाएगा। इस प्रोसीजर को अपन क्या बोलते हैं, विदेशी व्यापार की संज्ञा देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी इसको अपन बोल सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को वर्तमान में किस चीज के माध्यम से ज्यादा बढ़ावा मिला है, वैश्वीकरण के माध्यम से। ग्लोबलाइजेशन जो शब्द अपन काम में लेते हैं, उसका इस संदर्भ में बड़ा अच्छा शब्द काम में उसको ले सकते हैं अपन, उसको अच्छे अर्थों में काम में ले सकते हैं। क्यों? ग्लोबलाइजेशन का मतलब यही है कि संपूर्ण पृथ्वी, वैश्वीकरण यानी संपूर्ण पृथ्वी मेरा वसुधैव कुटुंबकम की जो परिभाषा है उसको सत्य करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसी क्षेत्र में प्रयास है ये। अब देखिएगा, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपके साथ और कर रहा हूं, कोई देश किस कारण से विदेशी व्यापार करता है, कोई देश किन कारणों से विदेशी व्यापार करता है, क्या उसे विदेशी व्यापार करना आवश्यक अनिवार्य है, कौन सी वस्तुओं का विदेशी व्यापार वो करना चाहिए। देखिएगा, इसके पीछे पूछ ले कि विदेशी व्यापार के पीछे किसका कॉन्सेप्ट काम करता है, तो दो व्यक्तियों के कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे जो कि विदेशी व्यापार की नींव है, विदेशी व्यापार का आधार है। वो दो बेसेस कौन से हैं जिनके ऊपर अभी अपन चर्चा करेंगे। उन दो बेसों में एक बेस तो अपन लेंगे रिकार्डो का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? रिकार्डो का सिद्धांत। और दूसरा लेंगे एडम स्मिथ का सिद्धांत। यानी एक तो रिकार्डो, किसका? प्रोफेसर रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत। प्रोफेसर रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत। नंबर एक बात, एक तो रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत, और दूसरा मैं बात करूंगा एडम स्मिथ का निरपेक्ष लाभ के सिद्धांत। एडम स्मिथ का निरपेक्ष ये दो आधार हैं। प्रश्न पूछ लिया जाए विदेशी व्यापार का आधार कौन कौन से सिद्धांत है, तो आप दोगे एक तो रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत, और दूसरा एडम स्मिथ का निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत। एडम स्मिथ यहां क्या कहना चाह रहे हैं, ये दोनों किसके आधार हैं? विदेशी व्यापार। अब एक सिंपल सी बात सुनिएगा, कोई देश किन वस्तुओं का आयात करेगा, कोई देश किन वस्तुओं का निर्यात करेगा? जो वस्तुएं किसी देश में बनाना सस्ती पड़े, सस्ते में वो चीजें बना सके, उन वस्तुओं का तो वो क्या करना पसंद करेगा? निर्यात। और जिन वस्तुओं का निर्माण किसी देश में महंगा पड़े, वो दूसरे देशों से उन वस्तुओं को क्या करेगा बताइएगा? आयात करेगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिएगा, यहां ये कहने का प्रयास किया जा रहा है कि जिस चीज के संदर्भ में देश में लागत सस्ती है, एक देश उससे संबंधित चीजों का तो निर्माण करेगा, और निर्माण करके विदेशों में क्या कर देगा? निर्यात कर देगा। जबकि जो चीजें देश में बनानी महंगी पड़ रही है, जैसे एग्जाम्पल से समझिएगा, भारत पेट्रोलियम पदार्थों का आयात करता है। पेट्रोल तो भारत में भी है, बहुत सारे कुओं को अपन देखते हैं कि खुदाई हुई है उसके बारे में, बाड़मेर के जैसलमेर के इंदौरों में, लेकिन वहां से आज भी पेट्रोल निकालना और उसका शोधन करना एक मुश्किल कार्य है। होने को तो भारत में मौजूद है, लेकिन आप निकाल करके जब उनका शोधन करते हो तो वो उनकी लागत बहुत ज्यादा आती है।
इसके मुकाबले अगर हम विदेशों से पेट्रोल आयात करते हैं तो वो अपना सस्ता पड़ता है। तो कहने का मतलब रिकार्डो का जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत है वो यही कहता है कि तुलना करके देखो, आप दोनों में तुलना करके देखो किस चीज की लागत का संदर्भ किसके साथ है। अगर तुलनात्मक रूप में चीज सस्ती पड़ रही है तो देश में बनाओ, और तुलनात्मक रूप में चीज महंगी पड़ रही है तो विदेशों से इस चीज को क्या करो, आयात करो। यही रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत है। निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत क्या कहता है? निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत इसी चीज पर बेस्ड है। इन्होंने क्या कहा इस परिप्रेक्ष्य में? इन्होंने ये कहा कि निरपेक्ष लाभ वाली निरपेक्ष लाभ वाली वस्तुओं का तो क्या होना चाहिए, निर्यात, और निरपेक्ष अलाभ अलाभ वाली वस्तुओं का आयात होना चाहिए। तो ये जो दो थ्योरीज हैं, इन दो थ्योरी पर अपना इंटरनेशनल ट्रेड है वो डिपेंड करेगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार है वो डिपेंड करेगा। इसके अलावा और कुछ थ्योरम को मैं देखूं, एक दो इंपॉर्टेंट बातें अपन और संदर्भ में चर्चा करें इसके बेस के ऊपर, तो देखिएगा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि विदेशी व्यापार या अंतरराष्ट्रीय व्यापार, एक तो श्रम विशिष्टीकरण, श्रम विशिष्टीकरण एक शब्द है, कॉमर्शियल शब्द है, जिसका संबंध किसके साथ है? कोई भी कार्य जब किया जा रहा है तो उसमें विशिष्ट जो श्रमिक हैं, जो काम में दक्ष हैं, उनसे काम करवाने पर आपकी लागत क्या आती है? सस्ती आती है, बिल्कुल आती है। आप एक अनाड़ी को कोई काम दे देते हो, उसी काम को करने में वो 6 घंटे लगा देता है, और उस काम का जो एक्सपर्ट व्यक्ति होता है उसे वो काम देते हो, वो काम उसे 4 घंटे में दे देता है, तो बताओ आपकी श्रम लागत सस्ती होगी कि नहीं होगी? तो विदेशी व्यापार के संदर्भ में कुछ एक और चीजें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। वो चीजें क्या है, देखिएगा। एक तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार से देश में श्रम विभाजन विशिष्टीकरण, यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार से देश में श्रम विभाजन कोमा विशिष्टीकरण, श्रम विभाजन विशिष्टीकरण व उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। एक तो ये फायदा है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार कोई भी देश क्यों चाहेगा, क्योंकि उसे इन सारी चीजों में क्या मिलता है? बेनिफिट मिलता है, उसे इन सारी चीजों में फायदा प्राप्त होता है। इसके अलावा और इसका क्या बेनिफिट है? एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो बेनिफिट है मुझे बताइएगा, वो कौन सा है जिसके लिए प्रत्येक देश प्रयास करता है? एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए प्रत्येक देश ये प्रयास करेगा कि उसे
मतलब उसके विदेशी व्यापार में क्या हो, वृद्धि हो। देखिएगा, वो विशेष अधिकार है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की प्राप्ति। कौन सी मुद्रा की प्राप्ति, मुझे बताइएगा। इसके अलावा एक तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देश में श्रम का विभाजन, विशिष्टीकरण, उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा विदेशी व्यापार से देश को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है बताइएगा? विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। अब विदेशी मुद्रा क्यों चाहिए? क्योंकि अगर आपको इंटरनेशनल तौर पर कहीं बिजनेस करना है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहीं बिजनेस करना है, तो वो अंतरराष्ट्रीय बिजनेस बताइए किस बेस पर होगा? किस बेस पर होगा? वो अंतरराष्ट्रीय आपका बिजनेस है वो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के बेस पर ही होगा। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है, उस अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक विशेष स्पेशल, मतलब SRD, स्पेशल जिसको अपन बोल सकते हैं विशेषाधिकार, किस संदर्भ में? स्पेशल ड्रॉइंग्स राइट, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स दे रखा है। वो स्पेशल ड्रॉइंग राइट सिर्फ 5 मुद्राओं के बेस पर दे रखा है। मतलब ये है, अगर कोई देश विदेश से IMF से लोन लेना चाहेगा या विशेष प्रकार की सुविधा लेना चाहेगा, तो उसे IMF से ट्रांजैक्शन 5 मुद्राओं में करना पड़ेगा। अगर भारत के पास वो 5 मुद्राएं स्पेशल कैटेगरी में है, तो मुझे बताइएगा भारत वैश्विक स्तर पर अपनी साख मजबूत करने में आसान रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। तो इस पॉइंट को आप समझिएगा कि विदेशी व्यापार से देश को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, जिससे देश की अंतरराष्ट्रीय साख में वृद्धि होती है। जिससे कि देश की अंतरराष्ट्रीय साख में साथियों क्या होती है? वृद्धि होती है। एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखिएगा यहां, कि विशेष आहरण अधिकार, इसको बोलते हैं स्पेशल ड्रॉइंग राइट, SDR। SDR का जो संबंध है वो किसके साथ है? ध्यान रखिएगा, IMF के साथ है। विश्व बैंक के संदर्भ में अपन लेते हैं SDR के अंतर्गत। SDR का मतलब हो गया, आपको विश्व में कोई भी प्रकार का ट्रांजैक्शन करना है, वैश्विक स्तर पर किसी भी प्रकार का व्यवहार करना है किसी अन्य देश के साथ, तो आपको 5 मुद्राओं में व्यवहार करना जरूरी है। यानी वैश्विक व्यवहार सिर्फ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्रॉइंग राइट, वर्तमान में सिर्फ 5 मुद्राओं में संभव है। वो ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानक प्राप्त हैं। अंतरराष्ट्रीय कोष मान लो, WTO मान लो, वर्ल्ड बैंक मान लो, हर स्तर पर उन्हीं 5 मुद्राओं को अपन काम में लेते हैं। तो इस SDR, स्पेशल ड्रॉइंग राइट है, इसके अंतर्गत वर्तमान में
केवल 5 मुद्राओं को मान्यता प्राप्त है, यानी 5 इंटरनेशनल करेंसी मान सकते हैं जिसे प्रत्येक देश को भुगतान के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। क्लियर है? इन 5 मुद्राओं को कौन कौन सी, इनको याद रखिएगा। तो प्रत्येक देश ये चाहता है कि ये 5 मुद्राएं कहीं से भी मुझे प्राप्त हो जाए। सबसे पहले बताइएगा, सबसे भारी चीज क्या? सबसे भारी चीज अमेरिकन डॉलर। अमेरिकन डॉलर। सेकंड इसमें अपन लेते हैं यूरो। तीसरी मुद्रा के रूप में अपन लेते हैं चीनी रेमबी। चीनी रेमिनबी, ये चीन की अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपन मान सकते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपने पास है जापानी येन। और पांचवी इंग्लैंड की जो मुद्रा है वो अपन कौन सी काम में लेते हैं इसमें? ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। तो ये 5 प्रकार की मुद्राएं हैं जिसमें एसडीआर की सुविधा हमें प्राप्त होती है। एसडीआर क्या होता है साथियों बताइएगा। एसडीआर का मतलब होता है किसी मुद्रा को परिवर्तनीयता की सुविधा, वैश्विक स्तर पर आहरण करने की सुविधा, वैश्विक स्तर पर किसी भी व्यवहार को करने की सुविधा। कितने प्रकार की मुद्राओं में आहरण स्वीकार किया जाता है, कितने प्रकार की मुद्राओं में विदेश में जो अपना व्यवहार है वो स्वीकार किया जाएगा? 5 प्रकार की मुद्राओं में। 5 प्रकार की मुद्राएं कौन कौन सी है? अमेरिकन डॉलर, यूरो, चीनी रेमबी, रेमिनबी, जापानी येन, और लास्ट कौन सी है? ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। इनके लिए हमें क्या प्राप्त होता है बताइएगा? हमें प्राप्त होता है इन 5 मुद्राओं के बेस पर एसडीआर। एसडीआर क्या है प्रश्न पूछ लिया जाए। एसडीआर को विशेष आहरण अधिकार अपन बोलते हैं, जिसका संबंध किसके साथ होता है? एसडीआर का नॉर्मली संबंध होता है विदेश में किसी देश की मुद्रा की परिवर्तनीय के साथ। ये वो मुद्रा है जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश के साथ आप व्यवहार कर सकते हो, कोई भी देश इस मुद्रा को लेने से मना ही नहीं कर सकता। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एक अवधारणाएं अपन और देखते हैं। ये तो बात इस संदर्भ की आ गई। अब कुछ एक अवधारणाएं मैं आपके साथ और डिस्कस करूं। एक देश के संदर्भ की बात करते हैं। देश मुझे बताइएगा आयात कौन सी वस्तुओं का करेगा? आयात हमेशा किया जाता है अभाव वाली वस्तु का। कौन सी वस्तु का? अभाव वाली वस्तु का। अब यह अभाव क्या है? यानी अगर देश में किसी वस्तु की कमी है तो हम उसी वस्तु का आयात करेंगे। यही तो रिकार्डो का सिद्धांत था, किसके अंतर्गत अपन ये देखते हैं कि लागत सिद्धांत के अंतर्गत कि उन्हीं वस्तुओं का आयात करते हैं जो हमारे देश में बनानी या तो महंगी पड़े या जिनको आयात करना ही देश के लिए सस्ता पड़े। नेक्स्ट, निर्यात कौन सी वस्तुओं का करता है? निर्यात हमेशा होता है आधिक्य वाली वस्तुओं। कौन सी वस्तुओं का? आधिक्य वस्तुओं का।
आयात होता है अभाव वाली वस्तुओं का, निर्यात होता है आधिक्य वाली वस्तुओं का। निर्यात का मतलब भिजवाना, आयात का मतलब मंगवाना। और तीसरा एक शब्द अपन और काम में लेते हैं इसमें, वो शब्द कौन सा होता है ध्यान दीजिएगा। शब्द अपन काम में लेते हैं वो है पुनर्निर्यात, इंपॉर्टेंट शब्द है। पुनर्निर्यात, पुनर्निर्यात का मतलब क्या होता है, ऐसे आयात जो निर्यात की दृष्टि से किए जाए। भारत ने अमेरिका से कोई चीज मंगवाई और उसको बांग्लादेश को बेचने के लिए मंगवाया, बताइए इस प्रकार के आयात को अपन क्या कहेंगे, पुनर्निर्यात कहेंगे। ऐसा आयात जो आप किसी अन्य देश को निर्यात करने के लिए करते हो उसे अपन क्या बोलते हैं साथियों, पुनर्निर्यात की संज्ञा देते हैं। उस आयात को अपन किसकी संज्ञा देंगे, पुनर्निर्यात की संज्ञा देंगे। तो इसकी परिभाषा अपन लिख सकते हैं यहां, क्या परिभाषा लिखूंगा, निर्यात करने की उद्देश्य से किया गया आयात, निर्यात करने के उद्देश्य से किया गया आयात क्या कहलाता है, पुनर्निर्यात की संज्ञा में आता है। क्लियर है। तो ये इधर वाली चीज है, इसको इसमें मिक्स मत कर देना, ये अलग चीज है। जो एसडीआर के संबंध में विधि विश्व स्तर पर सबसे भारी मुद्राएं मैं बोल सकता हूं, वर्तमान में सबसे हैवी मुद्राएं जिनको अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सबसे सर्वोपरि संज्ञा दी गई है, कर्म यही है। अमेरिकन डॉलर, यूरो, फिर चीनी रेमबिनी, उसके बाद रेमिनबी, उसके बाद जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड, यही क्रम है इनका। वैश्विक स्तर पर अगर मुद्रा के क्रम को भी पूछ ले कि कौन सी सबसे भारी है और कौन सी हल्की है, तो क्रम भी साथियों यही होगा। क्लियर है। ये बात अपन ने कर ली, ये वाली बात मैंने आपको समझा दी। उसके बाद थोड़ा सा और अपन आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा और विदेशी व्यापार में आगे बढ़ रहे हैं अपन। विदेशी व्यापार में आगे बढ़ते हुए मैं चला जा रहा हूं किस ओर, देखिएगा। विदेशी व्यापार में आगे बढ़ते हुए मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं एक शब्द की। शब्द अपने पास है जिसको अपन बोलते हैं व्यापार शेष या व्यापार संतुलन। उससे पहले कुछ चीजें और अपन चर्चा में ले लेते हैं। एक तो दृश्य व्यापार होता है। कौन सा व्यापार होता है, दृश्य व्यापार। कुछ व्यापार की संज्ञा समझ लीजिएगा, कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं। एक तो दृश्य व्यापार होता है और एक अदृश्य व्यापार होता है। दृश्य व्यापार का संबंध होता है वो वस्तुओं के व्यापार के साथ होता है। वे वस्तुएं जिन्हें अपन देख सकते हैं उनका अगर व्यापार किया गया तो वो कौन सा व्यापार कहलाएगा, दृश्य व्यापार कहलाएगा। यानी वस्तुओं के व्यापार को, वस्तुओं के व्यापार को अपन कौन सा व्यापार कहेंगे, दृश्य व्यापार कहेंगे। अदृश्य व्यापार का संबंध किसके साथ होगा, सेवाओं के व्यापार, सेवाओं के व्यापार को अपन कौन सा व्यापार कहेंगे, अदृश्य व्यापार। अब वस्तुओं के व्यापार का मतलब आप विदेश कोई चीज भिजवा रहे हो, सोना चांदी गोल्ड कुछ भी है वो वस्तुएं, आपने विदेश श्रम पावर लेबर पावर को
पहुंचवाया किसी विशेष कार्य के लिए, वो सर्विस होगी। आपने कोई और प्रकार की फैसिलिटी अवेलेबल करवाई विदेशी स्तर पर, वो क्या होगी, सर्विस होगी। उसका संदर्भ होगा वो अदृश्य व्यापार के साथ होगा, और वस्तु का व्यापार है वो किसके साथ होगा, दृश्य व्यापार के संदर्भ में। फिर अपन बात करते हैं कुछ और छोटे छोटे शब्दों पर। देखिएगा, एक अवधारणा आपको बेहद जरूरी है समझनी, वो क्या है, एक शब्द अपन काम में लेते हैं, BOT। इसे अपन बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। और एक शब्द है वो ध्यान रखिएगा, BOP। इसे बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसे बोलते हैं व्यापार का शेष। व्यापार से संबंधित जो शेष है उसका संबंध होता है BOT के साथ, व्यापार शेष या व्यापार संतुलन। ऊपर वाले शब्द को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ, व्यापार, बोलिए मेरे साथ, व्यापार शेष या व्यापार संतुलन। व्यापार शेष या व्यापार संतुलन। और ये नीचे वाला है इसे बोलते हैं भुगतान शेष। भुगतान शेष या भुगतान संतुलन। प्रश्न मेरा आपसे ये है, इन दोनों में विस्तृत अवधारणा क्या है। BOT विस्तृत है, बड़ा क्षेत्र है, या BOP का बड़ा क्षेत्र है। BOT बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो कि व्यापार के से संदर्भित है, व्यापार के शेषों को बताता है। BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसका संबंध विदेशों के साथ अपने अंतिम भुगतान के साथ होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस बात को आप अपने दिमाग में ढंग से बैठा लीजिएगा कि BOT बैलेंस ऑफ ट्रेड में मात्र और मात्र व्यापार आता है। BOP में देश का जितना भी विदेशों के साथ किसी भी प्रकार का लेन देन है, चाहे वो व्यापार का लेन देन हो, चाहे भारत के श्रमिक बाहर काम कर रहे हो उनका लेन देन हो, चाहे किसी अन्य प्रकार का लेन देन हो, प्रत्येक प्रकार के लेन देन का शेष है वो किस में शामिल होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में शामिल होगा। तो अब बताइएगा विस्तृत अवधारणा कौन सी है, बड़ी अवधारणा कौन सी है। बड़ी अवधारणा इसमें साथियों है BOP है। तो मैं यहां लिख देता हूं इस संदर्भ में, इनको हालांकि अपन विस्तृत तौर पे चर्चा में लेंगे, पहले मैं चर्चा कर लेता हूं BOT, व्यापार शेष या व्यापार संतुलन। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड के संदर्भित चीज है। इसका संबंध किसके साथ होता है बताइए, देश की वस्तु व सेवाओं के निर्यात
व वस्तु व सेवाओं, वस्तु व सेवाओं के आयात के अंतर के साथ होता है। यानी इसका संबंध पूछ ले कि व्यापार से इसका संबंध मोस्टली किसके साथ है। प्रश्न ये पूछा जाए व्यापार से इसका संदर्भ किसके साथ है, तो व्यापार से इसमें हम दो ही चीजें लेंगे साथी। क्या लेंगे? फॉर्मूला इसका अपन काम में लेंगे वस्तु प्लस सेवा का निर्यात माइनस वस्तु प्लस सेवा का आयात। ये इसका सूत्र होता है किसका? बीओटी का, बैलेंस ऑफ ट्रेड का। ये कॉन्सेप्ट अपन काम में लेते हैं। अब देखिएगा इस बीओटी को चालू खाते के नाम से भी जाना जाता है। बीओटी को चालू खाते के नाम से जाना जाता है। किस खाते के नाम से जाना, ध्यान रखिएगा, करंट अकाउंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब देखिएगा इस संदर्भ में हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है। इसका बैलेंस तीन प्रकार का हो सकता है। एक तो इसकी आधिक्य की स्थिति हो सकती है, आधिक्य की स्थिति होने का मतलब क्या है? आधिक्य की स्थिति का मतलब होता है जब निर्यात ज्यादा हो, निर्यात माइनस आयात, ये तो है बीओटी क्या है? आधिक्य है। क्लियर? दूसरी बात बीओटी है वो क्या है? साम्य अवस्था में। साम्य यानी बराबर। बराबर का मतलब जब निर्यात आयात के बराबर हो, जब निर्यात आयात के बराबर हो तो वो कौन सी अवस्था है? साम्य अवस्था। और तीसरी बात इसके अंतर्गत अपन शामिल करते हैं वो अपने पास कौन सा है? ये आधिक्य हो गया। और तीसरा अपने पास आएगा घाटे की स्थिति, या इसे अपन क्या बोलते हैं? प्रतिकूल। प्रतिकूल बीओटी। प्रतिकूल बीओटी या घाटे की स्थिति का मतलब हो गया जब आयात माइनस क्या हो? निर्यात। तो ये तीन प्रकार की सिचुएशन पाई जाती है जो कि बीओटी के अंतर्गत अपन को देखने को मिलती है। तो ये आज अपन ने कुछ परिचय पढ़ा किस संदर्भ में? विदेशी व्यापार के संदर्भ में। विदेशी व्यापार होता क्या है, विदेशी व्यापार किन किन स्वरूपों में होता है, विदेशी व्यापार की अवधारणा किस सिद्धांत पर ली गई है, विदेशी व्यापार को मूल रूप से अपन कितने रूपों में देख सकते हैं, एसडीआर की सुविधा क्या होती है, विश्व स्तर पर सबसे शक्तिशाली मुद्राएं कौन कौन सी हैं। इन सभी पॉइंटों को अपने आज चर्चा में लिया। इस चर्चा को साथियों अपन नेक्स्ट क्लास में भी जारी रखेंगे। थैंक यू।